दोस्तों राजनीति में ना हवा बहुत मायने रखती है। जब हवा चलती है तो नेता के नाम पर ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं जिनको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो विधायक या सांसद बन जाएंगे। लेकिन जब नेता के विरोध में हवा चलती है ना तो ऐसे ऐसे लोग चुनाव हार जाते हैं जिनके बारे में ना पार्टी ना नेता खुद उम्मीद करते हैं। और उसके बाद हवा जब चलती है नेता के खिलाफ बोलने में तो उसको लेकर भी ऐसी ऐसी पार्टियां सुर अपने साफ तौर पर बगावती अख्तियार करती हैं जिनके बारे में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिनके राजनीतिक तौर पर इतनी हैसियत भी नहीं होती है। मोदी जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। 2014 में मोदी लहर में सवार बीजेपी 2024 आते आते ऐसी हाफी कि बहुमत से कोसों दूर चली गई। इतना दूर कि गठबंधन के दो अहम सहयोगी टीडीपी और नीतीश कुमार यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के बिना ये सरकार चल ही नहीं सकती। दोनों पार्टियों को क्या मिला, मंत्रालय मिला नहीं मिला, उससे दोनों को कितना फायदा होगा, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल अब खड़ा हो गया है दोस्तों कि जिस एनडीए की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें एनडीए को लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक में की गई हैं, जमीन पर क्या उस एनडीए को मोदी जी संभाल पाएंगे? और ये सवाल मैं ऐसे ही नहीं उठा रही हूँ दोस्तों। ऐसी ऐसी पार्टियां एनडीए की सहयोगी, बीजेपी की सहयोगी, ऐसी ऐसी पार्टियां अब मोदी जी पर, बीजेपी पर आंखें तरेर रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। महाराष्ट्र से मैं आपको खबर की शुरुआत कराना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में आज तक का आर्टिकल देखिए। कैबिनेट गठन के बाद भी महाराष्ट्र बन सकता है बीजेपी के लिए सरदर्द। शिंदे अजित पवार की पार्टी किन डिमांड्स को लेकर नाराज है? जबरदस्त घमासान मचा हुआ है महाराष्ट्र में, जबरदस्त। आप ये बात समझ लीजिए कि वो मोदी जी जिनके आगे चूं करने की हिम्मत नहीं होती थी, ना सहयोगियों की ना पार्टी के अंदर की। मोदी जी कमरे में एंटर करते थे ना तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। आज स्थिति यह है कि मोदी जी को उनके लगातार जो सहयोगी हैं वो आंख दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो जबरदस्त तरीके से एनडीए बहुत ज्यादा दबाव में है। वो महाराष्ट्र जहां चुनाव के लिए, इसी लोकसभा चुनाव के लिए दो पार्टियों को तोड़कर चार पार्टियां बना दी गई, वो महाराष्ट्र जहां घूम घूम कर मोदी जी ने उद्धव ठाकरे के लिए नकली शिवसेना कहा, उस महाराष्ट्र ने असली और नकली का फर्क बताया तो बीजेपी के पसीने छूट गए। अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार लगातार न केवल बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, बल्कि आप यकीन मानिए इसी साल के अंत में महाराष्ट्र के चुनाव से पहले अगर दोनों ही पार्टियां फिर एक हो जाएं, एकनाथ शिंदे जाके उद्धव ठाकरे के पास पार्टी में ज्वाइन कर ले दोबारा, और अजित पवार दोबारा से जो पार्टी उन्होंने अपने चाचा से छीनी थी वो दोबारा से अपने चाचा की झोली में डाल दें, तो आप भी बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि स्थितियां महाराष्ट्र में यही हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मोदी जी अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे। इधर मोदी जी शपथ ले रहे थे और उधर महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी अजित पवार ने आग दिखानी शुरू कर दी कि हमको तो पूरा एक मंत्री पद चाहिए, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल तो यूपीए के दौरान ही मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद शपथ ग्रहण के ठीक अगले दिन एकनाथ शिंदे के पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि अगर आप एक सांसद वाली पार्टी, दो सांसद वाली पार्टी को मंत्री पद दे रहे हैं तो हमें केवल एमओएस क्यों दे रहे हैं, हमें और मंत्रालय चाहिए क्योंकि हमारे पास 7 सांसद हैं। और दोस्तों इन सब चीजों को लेकर बातचीत हो ही रही थी। इस बीच अजित पवार की तरफ से देखिए अपने चाचा के लिए क्या बयान आ गया। अजित पवार कहते हैं 1999 से शुरू हुई एनसीपी को 25 साल हो गए। 24 साल तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चाचा शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अचानक से अजित पवार अपने चाचा शरद पवार की बड़ी तारीफें करने लगे हैं और सुनने में तो ये भी आया है कि कई एनसीपी के और इसके अलावा उद्धव ठाकरे की जो पार्टी से विधायक गए थे वो भी उद्धव ठाकरे के दोबारा से संपर्क में हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार दोनों की पार्टियों में जबरदस्त घुसपैठ कर दी है। किसने? उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने। और ये उन्होंने खुद नहीं किया है, वो विधायक खुद आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में ना जो नेता होता है वो सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक होता है। इसी साल चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, सबको विधायक बनना है और सबको डर है कि इनके टिकट से तो जीत मिलनी मुश्किल है। बीजेपी की जो गत हुई है महाराष्ट्र में उसके बाद मोदी जी के नाम पर भी मुश्किल है कि वोट मिले। और इतना वक्त हो गया महाराष्ट्र में, बीजेपी फडणवीस के अलावा कोई बड़ा नेतृत्व भी नहीं दे पाई, कोई बड़ा चेहरा भी महाराष्ट्र में नहीं खड़ा कर पाई। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर चुनाव से पहले ये दोनों पार्टियां वापस एक हो जाती हैं जहां से अलग हुई थी तो बीजेपी को हासिल क्या होगा? देखिए पत्रकार आदेश रावल महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या लिखते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी महाराष्ट्र में है। शिंदे और अजित पवार के विधायक वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। इस चुनाव में 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 150 विधानसभा में इंडिया गठबंधन को ज्यादा वोट मिला है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोस्तों ये जो इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया है ना,
ये चुनाव के दौरान ही, मैं चुनाव से पहले से आपको खबर बता रही हूँ। मैं आपको जनवरी से लगभग बता रही हूँ कि दिसंबर में जो CSDS ने ओपिनियन पोल किया था तब से लगातार खबरें आ रही हैं, और मैं जनवरी से आपको बता रही हूँ कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां बीजेपी को भयानक डेंट लगेगा। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई, और महाराष्ट्र में बीजेपी का जनाधार रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार चलाई है, फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां उस महाराष्ट्र में बीजेपी की ये हालत हो गई है। और ये केवल महाराष्ट्र तक नहीं है, ये आग अब झारखंड तक पहुंच गई है। दोस्तों, झारखंड का एक दल है आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को चुनावी मैदान में एनडीए के टिकट से उतारा गया था झारखंड से। दोस्तों, झारखंड की गिरिडीह सीट से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीते। अब आजसू कह रही है कि हमको भी उम्मीद थी कि हमको भी कैबिनेट में जगह मिलती, हमको भी मलाईदार मंत्रालय मिलता, हमको भी मंत्री पद मिलता। देखिए, आज तक ये खबर बताती है एनडीए का एक और सहयोगी दल मंत्री पद न मिलने से नाराज, कहा सभी को मिले सम्मान। अब आप देखिए, आजसू भी एग्जैक्टली वही बात बोल रही है जो एकनाथ शिंदे ने कहा, जो अजित पवार ने कहा कि आप 2 सांसद वाली पार्टी को मंत्री पद दे रहे हैं। किसको? जीतन राम मांझी को। 1 सांसद वाली पार्टी को मंत्री पद दे रहे हैं। किसको? अनुप्रिया पटेल को। ठीक है, 5 सांसद वाली पार्टी को भी आप मंत्री पद दे रहे हैं। कौन? चिराग पासवान। तो फिर हमने क्या गुनाह किया है? हम भी 1 सांसद जीत कर आए हैं, हमको भी कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए था। और हर पार्टी चाहती है कि सरकार में उसका एक से हो, खाली कहने के लिए एनडीए थोड़ी होता है। अब आरएलडी की तरफ से देखिए 2 टिकट दिए गए थे बीजेपी द्वारा, दोनों टिकट में आरएलडी जीती, जयंत चौधरी को पद मिला। अब कैसा मंत्रालय मिला नहीं मिला वो तो बात की बात है, लेकिन मिला ना, तो अपना रिप्रेजेंटेशन हर पार्टी चाहती है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस एनडीए के कुनबे को लेकर बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें एनडीए के संसदीय दल की बैठक में की गई, उसकी हवा तो अगले दिन निकल गई, अगले दिन ही निकल गई, शपथ ग्रहण के अगले दिन से निकलनी शुरू हो गई। लेकिन ये स्थितियां आगे जाकर कहाँ जाके रुकेंगी? आप सोचिए दोस्तों आइडियल सिचुएशन ये होती कि जब मोदी जी के बात समझ में आ गई थी कि किसी भी हाल में आप अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे, तो आइडियल सिचुएशन ये होती कि सबसे पहले एक कन्वेनर चुना जाता, मतलब भी एक संयोजक चुना जाता, जिसका काम ही होता एनडीए के सहयोगियों और बीजेपी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करना। वो पार्टी वो क्या करते हैं, पार्टी मतलब बीजेपी के और जो बीजेपी के दूसरे दल हैं उनके साथ वो तालमेल बिठाने का काम करते हैं। यूपीए के दौरान ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी की थी, जो सहयोगियों को मनाने की, सहयोगियों को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी की थी, और सरकार चलाते थे मनमोहन सिंह। इसीलिए 2004 में जो यूपीए सरकार बनी बहुत पॉपुलर हुई, बड़े बड़े फैसले उस वक्त लिए गए। एग्जैक्टली इस वक्त भी यही होना चाहिए था। मोदी जी को एक कन्वीनर चुनना चाहिए, संयोजक चुनना चाहिए जो पार्टी अध्यक्ष से अलग हो, उसका काम ही ये हो कि आप सहयोगियों से बात कीजिए, इस तरह की बयानबाजी लगातार बाहर ना हो, उससे सरकार की साख पर सवाल उठते हैं ना। मोदी जी के लिए कहा जाता है कि वो सहयोगियों को साथ लेने के चलने के आदी नहीं है, उन्होंने कभी गठबंधन की सरकार में काम किया नहीं है, और लगातार इस तरह की आवाजें आएंगी तो ऐसे सुर और बुलंद होंगे, ऐसे लोग और उंगली उठाएंगे, और उस संयोजक को न केवल जिम्मेदारी दी जाए बल्कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बने। क्योंकि जेडीयू की तरफ से तो कह दिया गया कि हमें अग्निवीर मंजूर नहीं है, अग्निवीर वापस लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टीडीपी की तरफ से कह दिया गया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के हम राजी नहीं, हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे। तो आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, जो कि वाजपेयी ने बनाया था, वाजपेयी की भी गठबंधन की सरकार थी, इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी बनाया था, उनकी भी गठबंधन की सरकार थी, और ये सरकार भी गठबंधन की सरकार है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पार्टी भी हम चलाएंगे, सरकार भी हम चलाएंगे, गठबंधन के नेताओं से भी हम बात करेंगे। इस एटीट्यूड से अगर आगे चला जाएगा तो ये एनडीए कितना चल पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।